बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए खाद है, ठीक है। फावड़ा और तगारी है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आज की तारीख में मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। उर्वरा शक्ति का मतलब क्या होता है, जीवाणु कम हो गए, ठीक है। मतलब एक बार डीएपी डालने से 5% जीवाणु धरती के खत्म होते हैं। कितने? 5%। अब आप ऐसा कंटिन्यू डालते चले जा रहे हैं तो वो परसेंटेज धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है। तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए अभी बहुत सारा काम होने लगा है, ठीक है। पीएसबी कल्चर बाजार में मिलता है, राइजोबियम मिलता है, एज़ोटोबैक्टर मिलता है, सीडोमोनास मिलता है। तमाम तरह के बैक्टीरिया बाजार में आपको उपलब्ध हैं, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग ब्रांड के, ठीक है। तो वही मैं आपको कह रहा था कि ये जो बैक्टीरिया बनाने वाली कंपनियां हैं या जो बैक्टीरिया बना के और खेतों में लोग इस्तेमाल करते हैं, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, तमाम तरह की चीज़ें, तो ये मतलब बहुत ही गलत, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत है। और वो इस ऐसे गलत है, मतलब ये व्यक्तिगत मेरा मानना है, किसी चीज पर हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कि आपने जो हमारे खेत में बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, अब वो हमारे खेत में बैक्टीरिया हमारे क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें मिट्टी में हैं, वो कम है ज्यादा है, जैसे हैं, बराबर ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से बैक्टीरिया को लेके आके और अपने खेत में डाल रहे हैं। तो जो बाहर के बैक्टीरिया आप लेके आ रहे हो, वो स्पीसीज कौन सी है, वो हमारी मिट्टी में सूट कर पा रही या नहीं कर पा रही, हमारे क्लाइमेट चेंज को सहन कर पा रही या नहीं कर पा रही। मान के चलो यहाँ 47 डिग्री तापमान होता है और एक जगह पर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। अब बैक्टीरिया बनाने वाली कंपनियां ये तो कहती नहीं है कि ये 30 डिग्री वाले के लिए है, ये 25 वाले के लिए, 27 वाले के लिए है। वो तो कॉमन उनकी ब्रांडिंग और कॉमन मार्केटिंग होती है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आप बाजार के बैक्टीरिया लाके डालोगे अपने खेत में, तो वहां के बैक्टीरिया की क्लाइमेट कंडीशंस अलग है, यहाँ के बैक्टीरिया की क्लाइमेट कंडीशंस अलग है। और जब वो बैक्टीरिया आप अपने खेत में डालोगे तो फाइटिंग होगी आपके बैक्टीरिया से जो आपके खेत में ऑलरेडी हैं। अगर मान के चलो अब फाइटिंग होगी तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया ताकतवर होगा वो जाके जिंदा रहेगा। अब मान के चलो आपने लाया, आपने डाल दिया और वो वाला ताकतवर था, वो जिंदा रह गया। लेकिन एक कंडीशन आई जब मौसम परिवर्तित हुआ, अभी तो ये 30 डिग्री का तापमान था जब आपने डाला, अब 46 का इसको अनुभव नहीं था 46 का, लेकिन अपनी मिट्टी में जो है उसको था, क्योंकि वो तो वर्षों से है। लीजिए, तो बाहर का बैक्टीरिया आपके खेत में सरवाइव तो कर गया तुरंत में, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब मौसम बदला, तो वो पता चला रेजिस्टेंस पावर उसमें नहीं था उतना टेम्परेचर सहन करने का या उतनी ठंड सहन करने की। तो क्या होगा, वो उस कंडीशन में डेड हो जाएगा। तो ये भी आपका डेड हो चुका पहले और आपने ये भी डेड कर दिया, तो आप फिर जीरो पे आ गए। तो अब आपको और कुछ चाहिए नया फिर, बराबर ना। तो ये जब तक हम बाजारी व्यवस्था पर डिपेंड रहेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा। थोड़े समय के लिए अच्छा होगा, जैसे एलोपैथी होती है ना, थोड़े समय के लिए आपको आराम देती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, इंस्टेंट आराम मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है और फिर हमें और दवाई लेने के लिए मजबूर कर देती है आने वाले समय में, ठीक है। और जब एक बार दवाई का चक्कर चालू होता है तो कंटिन्यू फिर बॉडी आपको उस हिसाब से आपकी बॉडी बन जाती है और फिर आपको कंटिन्यू दवाई की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि पहले नंबर तो बैक्टीरिया आपको आपके खेत के ही आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो, बैक्टीरिया डालने का मतलब क्या है कि हमारे खेत से बैक्टीरिया कम हो गए तो बैक्टीरिया को हमें बढ़ाना है, ठीक है कि नहीं। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे अपने खेत के बैक्टीरिया को ही हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो हमें अपने खेत के बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना है। तो आप करोगे क्या, आप करोगे क्या कि अपने खेत के बैक्टीरिया को थोड़ी मात्रा में लोगे। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अभी हमने कैंचुओं को तो सरसों की खली पिलाई और गाने सुनाए, बराबर ना, तो ये हमने एडिशनल उनको टॉनिक दिया। अब हमें खेत में अगर बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना है तो इनका भोजन क्या है बैक्टीरिया का, बायोमास, ठीक है, मतलब जीवाश्म। जीवाश्म मतलब जीवाणु, ठीक है कि नहीं, मतलब ये मतलब जीवाश्म। अगर ये है तो जीवाणु है और अगर ये नहीं है तो जीवाणु नहीं है। मिट्टी कड़क है, पत्थर है मिट्टी, ठीक है, तो उसमें चाहिए जीवाश्म। जीवाश्म कहाँ से मिलता है, वेस्ट से, बायोमास से। तो ये बायोमास जब हम डालेंगे खेत में तब जाके बैक्टीरिया की संख्या थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने लग जाएगी।
अब लेकिन ये तो हो गई एक यूनिफॉर्म बात कि बायोमास डालना है, ये हो गई डाइट उनकी, पर इनको टॉनिक देना है ताकि ये और मजबूती के से काम कर सके। तो हमने केंचुओं को मठा और गुड़ पिलाया गर्मी के समय, ठंड और बरसात के समय सरसों की खली खिलाई, तो उससे उनकी जो ताकत है वो और बढ़ गई। अब हमें इनकी ताकत बढ़ानी है, तो इनकी ताकत के लिए इनको सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व चाहिए होता है वो चाहिए होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बैक्टीरिया की सबसे अच्छी डाइट है, ठीक है, सबसे अच्छा भोजन है। मतलब अगर सेल्यूलोज उसको मिल गया तो समझ लो जैसे गायों के लिए हरा चारा मिल गया तो उनके लिए मिठाई है, ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए अगर सेल्यूलोज मिल गया तो उनके लिए मिठाई है। तो हमें क्या करना है, सेल्यूलोज मिट्टी में डालना है, ठीक है ना। अब सेल्यूलोज होता काय में है, तो पहला तो आपने देखा होगा अमृत मिट्टी अमृत पानी जब बनाते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए, है ना। अब कभी आपने दिमाग लगाया कि बरगद के पेड़ के नीचे की क्यों चाहिए? जीवाणु होते हैं, पर क्यों होते हैं, क्यों पे जाइए आप? क्योंकि रूट से हाँ, क्योंकि बरगद के पेड़ की पत्ती से हमेशा सेल्यूलोज रिलीज होता रहता है। तो सेल्यूलोज जाके कहाँ गिरता है? जमीन में, और जमीन में जब गिरेगा तो वहां पर बैक्टीरिया काफी ज्यादा मात्रा में होंगे और ताकतवर होंगे। तो वो मिट्टी हम उठा के अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक्टीरिया को उससे मल्टीप्लाई किया जाए, बढ़ाया जाए। अब हमें क्या करना है, अब बरगद का पेड़ का भी उसमें सेंस है कि मान के चलो आपके आसपास 2-4 किलोमीटर के एरिया में है तो ठीक बात है, लेकिन आप 50 किलोमीटर दूर से ला रहे तो फिर वो गड़बड़ बात है, ठीक है ना। फिर वो क्लाइमेट वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं ना हर एक खेत के पर्टिकुलर अलग अलग होते हैं। अभी हम अपने यहाँ के खेत की अगर बात करें तो यहाँ के खेत के बैक्टीरिया अलग हैं, यहाँ के इसमें अलग हैं, इसमें अलग हैं, क्योंकि हर एक मिट्टी का कैरेक्टर स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हर एक स्ट्रक्चर हर एक कैरेक्टर में स्पीसीज वही रहेगी, मतलब बैक्टीरिया एक ही का फंक्शन करेगा, लेकिन सबका रहन सहन अलग अलग होगा। हाँ, समझ रहा ना। जैसे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इंसान तो इंसान ही है, उसके अंदर कान है, नाक है, आंख है और बाकी सब चीजें हैं। तो ऐसे ही अफ्रीका वाले व्यक्ति के पास भी कान, नाक, आंख सब कुछ है, पर रहन सहन उसका अलग है और हमारे का अलग है। तो ऐसे ही हर एक खेत के बैक्टीरिया का रहन सहन अलग होता है, वातावरण अलग होता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे खेत में जो बैक्टीरिया हैं उनको हमें ताकतवर बनाना है और उनको ही मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए सेल्यूलोज। तो हम क्या करेंगे, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ना लाकर हम लेंगे अपने खेत की मिट्टी जिसमें कुछ संख्या में बैक्टीरिया हैं, और हम लेंगे बांस की पत्ती। बांस की पत्ती में ऑलरेडी सेल्यूलोज भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो बांस की पत्ती को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे और हम ले आएंगे खेत की मट्टी। तो खेत की मट्टी मिक्स करके इसमें रख देंगे, और हमने लिया है आलू का पानी। आलू को कुचल लिया, जैसे 10 किलो बांस की पत्ती है तो 10 किलो खेत की मट्टी और 2 किलो आलू का माड़, मतलब आलू को कुचला हुआ उसका पानी, और इसको मिला के छिटक के हम इसको 21 दिन तक रख देते हैं किसी बर्तन में। वो किसके लिए? स्टार्च। हाँ, वो स्टार्च क्या करेगा, इस पत्ती को फटाफट डिस्पोज करेगा और इसमें से सेल्यूलोज को रिलीज करेगा, ठीक है। तो सेल्यूलोज जैसे रिलीज होगा, और आपने मट्टी डाल रखी है क्योंकि उसमें और ऑलरेडी आपके खेत के बैक्टीरिया हैं, सेल्यूलोज रिलीज होगा तो बैक्टीरिया मजबूत हो जाएगा और मल्टीप्लाई अरबों खरबों की तादाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस खाद को आप ले जाके आप जो भी खाद डाल रहे हो खेत में, 1 ट्रॉली डाल रहे हो, 10 ट्रॉली डाल रहे हो, गोबर की खाद डाल रहे हो, जो भी कंपोस्ट डाल रहे हो, उस कंपोस्ट में ये मिला के और पूरे खेत में बिखेर दीजिए। कमाल देखिए, फिर इसका जबरदस्त रिजल्ट आते हैं इसके, ठीक है। बम्बू की पत्ती क्यों ले? बेम्बू की पत्ती में सेल्यूलोज होता है, इसलिए। किसी और पत्ती में नहीं? बरगद की पेड़ की में भी सेल्यूलोज होता है, पर वो थोड़ी असहज होती है मिलने में, ये सहज होती है, तो ले सकते हैं। हाँ, उसमें सेल्यूलोज होता है ना? किसमें? कॉटन होता है, लेकिन फिर वो माइनर रिच वाली बात कर रहे हैं अभी हम, कि जिसमें रिच है सबसे ज्यादा मात्रा में है, बेम्बू में है, बरगद में भी है, शुगर केन, उससे भी ले सकते हैं आप, है ना। तो हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसको कंपोस्ट करना है अब, ठीक है। तो कंपोस्ट कैसे होगा? कंपोस्ट होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए होती है, हवा, पानी और हल्की सी धूप, ठीक है, बहुत माइनर धूप, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें मिट्टी डालेंगे और ये पानी डालेंगे आलू का, तो नमी आई जाएगी ऑलरेडी, और इसको रख देंगे 21 दिन तक। 7वें दिन इसको थोड़ा सा पलटी करना है ताकि एरिएशन पूरे उसमें हो सके। फिर 7वें दिन फिर पलटी करना है,
ऐसे करके 2 बार पलटी करेंगे और 21वें दिन में ये रेडी हो जाएगा। सर जी हरियाणा में ये बांस नहीं मिलता हमें। तो फिर आप बरगद का पेड़ ले सकते हो, गन्ना ले सकते हो, ये भी विकल्प है आपके पास, ठीक है। तो इससे आपको 21 दिन में ये मैन्योर एकदम तैयार हो जाएगा। 21 दिन के बाद आप फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी खाद में मिला के और खेत में डाल लीजिए, और नमी रहे खेत में तभी आपको इसको इस्तेमाल करना है। भैया इसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते सर? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर डायरेक्ट में क्या होगा ना कि अभी 10 किलो खाद है, अभी 1 एकड़ में 10 किलो देना है, तो वो फेंकने में दिक्कत होगी ना आपका। एक मुट्ठा भरा तो 250 ग्राम आ गया, तो 10-15 मुट्ठे में आपका 10 किलो हो गया, तो अभी 10-15 मुट्ठा कहाँ फेंकोगे इतने बड़े खेत में। तो इसलिए क्वांटिटी आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, फिर आप फेंक दीजिए, इसलिए, ठीक है। तो ये बहुत सरल है और सिंपल है, और ये खाद आप बनाएंगे तो आपको कभी भी बैक्टीरिया परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर पता चला उन्होंने कहा अच्छा जीवाणु शक्ति कम हो गई है तो जीवाणु ले लो, तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि बात तो सही है यार, कोई जहर तो हम डाल नहीं रहे, जीवाणु खरीद लो। तो वो खरीदने वाली जो बात है ना, वो हमें बहुत खलती है। जेब से पैसे नहीं निकलना चाहिए। किसान की खेती ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल उसका प्रोड्यूस बाहर बिके, जेब से पैसे ना निकले, जेब में केवल पैसे आए। ये हमारे पूर्वजों की पुरानी व्यवस्था रही है। उन्होंने कभी जो है ना खेती में पैसे नहीं लगाए, खेती से हमेशा पैसे बनाए, ठीक है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखें। तो जीवाणु लाने की आपको आवश्यकता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नई मिट्टी होगी तो उसमें तो जीवाणु होंगे नहीं, तो उनको बाहर से लेके आना पड़ेगा। जीवाणु है, बिना जीवाणु के तो मिट्टी रह ही नहीं सकती है। अगर जीवाणु नहीं है तो उसमें समझ लो कुछ नहीं उगेगा, मतलब वो पत्थर है ना। मतलब अगर वो मिट्टी है, ठीक है, अगर उसमें बीज पड़ा है, कुछ भी हरियाली आ रही है तो उसमें जीवाश्म है, और अगर नहीं है तो वो मिट्टी नहीं है, फिर वो पत्थर है, सीधी बात है। ड्रम में मिला सकते हैं इसको? ड्रम में भी रख सकते, पर ड्रम की हाइट गहराई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 1 एकड़ में कितना चाहिए सर ये? 10 किलो बस, 10 किलो खेत की मट्टी, 10 किलो ये, 2 किलो आलू का माड़। सर अगर बरगद के उसमें कर रहे तो भी आलू का मांड चलेगा? सबको चाहिए आलू का माड़। जिसमें दाना दाना वो रहता है, हाँ, उसमें बीच में हवा भी जाएगी, उसमें रखा जा सकता है। कैरेट टमाटर नहीं, उसमें नहीं, वो सूखता रहेगा, फिर उसमें ज्यादा हवा जाएगी वो। हाँ, आप उसमें ऐसा कर सकते हो कि फट्टी लगा सकते हो, पहले बोरी की ताट की पट्टी उसकी दीवार पे लगा दीजिए, जैसे हमने कार्टून में पॉलीथिन लगाई थी, वैसे दीवार पे लगा के फिर आप रख सकते हो उसमें, है ना। अच्छा, अभी एक तगारी मट्टी जरा लाओ, अंदाज से 10 किलो 5 किलो के आसपास बेड से। हाँ, बेड से, बेड के नीचे से ढक के रखना। फट्टा बोले तो लकड़ी का नहीं, जूट का। ये आलू अगर निकाल के उस आलू में डाल दें किसके ऊपर? नहीं, आलू नहीं डालना, आलू नहीं डालना। आलू क्या करेगा? फंगस बनाएगा। हाँ, पानी डालना उसका। हाँ, वो 5 किलो का अंदाज था, 1 किलो आलू पीना है। अभी जाते हैं तो आलू का माड़, इनके ही बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी देखो, अगर मान के चलो नमी कम है इसमें पत्ती में, तो थोड़ा सा पानी भी लग जाएगा, पर चूंकि ऑलरेडी इसमें अपन ने वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, मतलब नमी है पत्तियों में, तो कम पानी की आवश्यकता है। नहीं तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हो। चलिए, अब इसको मिक्स कर दो, ऐसे मिला दो, मिट्टी और ये पत्तियां मिक्स करना है अच्छी, ऐसी देखो, ऐसी, ताकि मिट्टी जो है ना पत्ती में चिपक जाए। जब आप खाद दोगे ना खेत में, तब सर उड़ाई में भी दे दे तो कोई नुकसान थोड़ी है। बस नमी हो खेत में, कभी भी दे सकते हो फिर। और ये साल जब फसल लगाए उस टाइम ट्रीटमेंट। हाँ, साल में 2-3 बार दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये नुकसान वाली चीज ही नहीं है। ये तो टॉनिक है ना, जितना पियोगे उतना मजा आएगा।
सर पत्ती को पहले से राके अपने रख सकते हैं? नहीं, सड़ा के ऐसे पहले नहीं रख सकते। सर इसकी वैलिड मतलब लाइफ टाइम कितनी बार देना है? लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है। कितने दिन तक खराब नहीं होता? अरे 21 दिन तक बाद देना ही देना है, बस, 21 रखना नहीं है दिन स्टोर बाद करना। इस्तेमाल करना। और सर स्टोर में रखे तो नहीं, ऐसे नहीं रख सकते स्टोर में यार। बैक्टीरिया मर जाएंगे और क्या होगा? अभी जैसे रासायनिक खाद दे रखा है, खेत में फसल खड़ी है, उसमें भी दे सकते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं दे सकते, उसमें ही तो देना है। ये स्टोर करके बेचना चाह रहे हैं। ये बेचना नहीं। जाते ही तो जीवाणु गेहूं खरीदेगा, जो खरीदेगा वैसा थोड़ी ना खरीदेगा। वो तो जान जाएगा बांस की पत्ती पकड़ा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। तो ये सर बेच भी सकते हो, ऐसा नहीं है। सर ये बांस की पत्ती बिल्कुल गल जाएगी या अपने आप बेची हो जाएगी? हाँ, कंपोस्ट हो जाएगा बिल्कुल सब। बड़े तो घर हो ना सही टॉनिक है सर। हर फसल में दे दो, ठीक है। और नमी नहीं करना है सर? नहीं, बस इतनी नमी चाहिए। फिर इसको 7 दिन के बाद पलटी करेंगे, थोड़ा सा बस उलट पुलट करेंगे। अगर मॉइस्चर थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, फिर रख देंगे ढक के। और फिर 7 दिन बाद फिर ऐसा पलट के मॉइस्चर मेंटेन करके फिर रख देंगे। और 21 दिन के बाद ये रेडी हो जाएगा, है ना।